तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए VVI है होने वाले इंटर एग्जाम के लिए। इसलिए आप ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक देखते चलेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न सेट किया हुआ है और आपके परीक्षा के लिए कितना वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके पहले सब्जेक्टिव प्रश्नों का पूरा चैप्टर चल रहा है जो कि आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप उन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक जरूर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि किसी भी आगे आने वाले वीडियो का अपडेट यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे कि क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताएं। दोनों में अंतर बताना है तो अंतर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को दो भाग में बांट देते हैं। इसके बाद एक तरफ लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी तरफ लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, और इसके बारे में बारी बारी से दोनों में अंतर हम स्पष्ट करते चलेंगे। तो पहला अंतर है क्रिस्टलीय ठोस कि ये निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार वाले होते हैं। तो अक्रिस्टलीय में क्या होगा कि इनका निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार नहीं होता है। दूसरा है कि इनका निश्चित अभिलाक्षणिक गलनांक होता है, और अक्रिस्टलीय में होता है कि इनका निश्चित अभिलाक्षणिक गलनांक नहीं होता है। ये ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। चलिए तीसरा अंतर देखेंगे हम। तीसरा अंतर है कि इनकी गलन उष्मा निश्चित एवं अभिलाक्षणिक होती है, और अक्रिस्टलीय क्या होती है कि इनकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है। चौथा अंतर देखेंगे, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और ये जो है ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस से। पांचवा अंतर है कि ये वास्तविक ठोस होते हैं, और पांचवा अंतर ये है कि ये आभासी ठोस अथवा अतिस्थितित द्रव होते हैं या द्रव हैं। छठवां अंतर है कि इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, और छठा है कि इनमें लघु परासी व्यवस्था होती है। ये अंतर दोनों में है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में यही अंतर है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रतिलोम परासरण क्या है। प्रतिलोम परासरण क्या है। आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे, बिल्कुल निश्चित ही आपको याद हो जाएगा, और आपके होने वाले इंटर एग्जाम में आपको बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुनेंगे और देखते चलेंगे। प्रतिलोम परासरण का जवाब देने के लिए पहले हम प्रतिलोम परासरण को लिख लेंगे, इसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो प्रतिलोम परासरण क्या है इसके बारे में हम जानेंगे कि यदि एक विलयन शुद्ध विलायक से एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलगित हो और विलयन पर इसके परासरण दाब से अधिक बाहरी दाब डाला जाए तो विलायक के अणुओं का प्रवाह धर्म पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन से विलायक की ओर होने लगता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन से विलायक की ओर विलायक के अणुओं के प्रवाह को प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। प्रतिलोम परासरण का उपयोग खारे समुद्री जल को पीने योग्य जल में बदलने हेतु किया जाता है। आप बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा और सभी प्रश्नों को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है इंटर के एग्जाम में नहीं छूट सके, अगर आ जाता है तो। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे हम। सवाल नंबर 3 है कि हेनरी के नियम को लिखें एवं इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग को बताएं। यानी कि हेनरी का नियम क्या था और इसके महत्वपूर्ण उपयोग क्या था। इसका जवाब होगा हेनरी का नियम में कि हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता गैस के दाब का समानुपाती होता है। एक बार और सुनिए, किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता गैस के दाब का समानुपाती होता है। अब इसके उपयोग जानेंगे, किसके, हेनरी के। हेनरी के उपयोग में है, पहला होगा कि सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने हेतु बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा उपयोग है कि अधिक ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाने से पर्वतारोहियों में, यानी कि जो पर्वतारोही हैं जो पर्वत पर चढ़ते हैं, सोचने की क्षमता कम हो जाती है और वे कमजोरी महसूस करने लगते हैं, जो कि एक अवस्था जिसे एनोक्सिया कहा जाता है का लक्षण है। क्लियर है। चलिए अब सवाल नंबर हम 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, देखिए ये भी अंतर वाला सवाल है। अंतर तो आप बिल्कुल क्लियर याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। सवाल नंबर 4 है कि लायोफोबिक कोलाइड और लायोफिलिक कोलाइड में कैसे विभेद करें। देखिए दो सवाल है यहाँ पर, लायोफोबिक और लायोफिलिक, ये दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो एक तरफ क्या करेंगे, लायोफोबिक को लिखेंगे और दूसरी तरफ लायोफिलिक को लिखेंगे। चलिए पहला अंतर देखते हैं, लायोफोबिक का। इसका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर होता है, और लायोफिलिक में क्या होगा कि इसका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम से कम होता है।
दूसरा अंतर देखेंगे, इसका स्कंदन अनुत्क्रमणीय होता है और लाइफिलिक में क्या होगा कि इसका स्कंदन उत्क्रमणीय होता है। क्लियर है। चलिए तीसरा और चौथा अंतर देखेंगे हम। तीसरा अंतर है कि श्यानता परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है और इसका होगा कि श्यानता परिक्षेपण माध्यम अधिक होती है। चौथा अंतर है कि अधिकतर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और चौथा अंतर इसमें यह लाइफिलिक में कि ये अधिकतर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अंतर वाला प्रश्न आप जरूर याद करते चलेंगे और देखते चलेंगे। चलिए अब सवाल नंबर हम 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि अवशोषण एवं अधिशोषण में विभेद करें, यानी दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। एक तरफ अधिशोषण को लिखेंगे और दूसरी तरफ अवशोषण को लिखेंगे, इसके बाद हम जवाब देंगे। चलिए पहला अंतर देखते हैं अधिशोषण और अवशोषण में। यह एक पृष्ठीय घटना है, अवशोषण में क्या होगा, यह स्थूल घटना है। दूसरा अंतर है कि इसमें अधिशोष्य के कणों का वितरण पृष्ठ एवं अंतस्थ में असमान होता है और दूसरा अंतर है कि इसमें घुल के कणों का वितरण पृष्ठ एवं अंतस्थ दोनों में समान होता है। क्लियर है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, प्रारंभ में अधिशोषण दर उच्च तथा समयावस्था में कम होता है और तीसरा अंतर है इसमें अवशोषण में कि अवशोषण दर सदैव नियत एवं समान होता है। क्लियर है। ये सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, आप देखते चलेंगे। सवाल नंबर 6 देखेंगे और ये जो सवाल नंबर 6 है ये आपको बायोलॉजी से लिया गया है, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसलिए लिएगा बायोलॉजी से कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उसको मिक्स कर दिया जाता है ताकि आपको जो क्वेश्चन ये छूटे नहीं। अगर बायोलॉजी का वीडियो नहीं देख पाए हैं तब जाकर के प्ले लिस्ट में से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देख सकते हैं, दोनों उपलब्ध है। प्ले लिस्ट में आप जाएं और एक बार उसको रीड जरूर करें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव एक से एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा ताकि आप अभी तक जो नहीं जानते हैं आपका वो भी ऑब्जेक्टिव उसमें प्ले लिस्ट में आपको जो वीडियो बनाया गया है वो क्लियर कर देगा आपको। तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और सभी VBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं। चलिए छठा देखते हैं कि वीडियो क्या है, BOD क्या है, BOD क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी में घुले या कणकीय पदार्थों के वायवीय निम्नीकरण के लिए ऑक्सीजन के प्रयुक्त होने की दर को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या BOD कहते हैं। BOD कार्बनिक पदार्थों द्वारा जल प्रदूषण का सूचक है, अर्थात BOD ऑक्सीजन के उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। स्वच्छ जल में यह कम तथा प्रदूषित जल में इसकी मात्रा अधिक होती है। अधिक BOD प्रदूषित जल का सूचक है। बिल्कुल आप वीडियो में बने रहेंगे और देखते चलेंगे सभी प्रश्नों को। क्लियर है BOD। चलिए सवाल नंबर हम 7 देखते हैं। ये भी है जो आपको बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम बताइए। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम बताना है, तो इस प्रकार से लिखेंगे कि जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक निम्नलिखित हैं। पहला है आनुवंशिक विविधता, दूसरा है जातीय विविधता और तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता। ये लघुत्तरीय प्रश्न है। चलिए अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। यह भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी के बीच अंतर बताएं, यानी कि दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। एक तरफ प्रतिजन को लिखेंगे और दूसरी तरफ प्रतिरक्षी को। और अब पहला अंतर देखेंगे हम। यह एक विदेशी पदार्थ है जो प्रतिरक्षी को पैदा करता है। दूसरा अंतर है प्रतिरक्षी में ही पहला अंतर है कि यह एक अणु है जो जंतुओं के द्वारा विदेशी पदार्थों से लड़ने के लिए पैदा होता है। दूसरा अंतर प्रतिजन में देखेंगे, ये जीवाणुओं की सतह पर पाए जाते हैं, यह स्वतंत्र अणु के रूप में भी होता है। दूसरा अंतर प्रतिरक्षी का है कि यह प्लाज्मा कोशिका के सतह पर या शरीर के द्रव में पाया जाता है। चलिए तीसरा अंतर देखते हैं हम। तीसरा अंतर है कि प्रतिजन प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड हो सकता है। तीसरा अंतर है प्रतिरक्षी में कि यह प्रोटीन का अणु है। चौथा अंतर है प्रतिजन का कि मददगार कोशिका तक पहुंचने एवं प्रतिरक्षण प्रक्रिया को शुरू करने हेतु प्रतिजन माइक्रोफॉज से जुड़ता है। और चौथा अंतर प्रतिरक्षी में यह है कि प्रतिरक्षी प्रतिजनन से सीधे जुड़ता है ताकि इसे नष्ट किया जाए। चलिए हम सवाल नंबर 9 देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसे कितने भागों में बटा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसे कितने भागों में बटा गया है। इसका जवाब होगा कि किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा बने तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसे 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और तीसरा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र।